A very good afternoon to each and every one of you. I am रिचा शर्मा और हम मिल रहे हैं परचम पे अगेन फॉर आर डेली सीए सेशन। आज हमें 2 दिन के करंट अफेयर्स कवर करने हैं 16th एंड 17th। वाई? सिंपल रीज़न, कल आपका सेशन नहीं लिया गया था। जिस भी दिन आपका सेशन कॉल ऑफ किया जाता है उस दिन को यूटिलाइज़ किया कीजिए, उसी टाइम स्लॉट को यूटिलाइज़ किया कीजिए फॉर योर रिविजन सेक। ओके, करंट अफेयर्स बहुत सारे होते हैं, आपको रिविजन की बहुत नीड होती है, तो कभी भी ऐसा हो, बिकॉज आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं कई बार बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों में अटक जाती हूँ, जिस वजह से आपके सेशन कुछ एक चांसेस में कॉल ऑफ कर दिए जाते हैं। एनी विच वेज, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 11 है आज। इंपॉर्टेंट तिथि मानी जाती है 11 और कई घरों में व्रत देखने को मिलेंगे, तो चलिए शुभ दिन है। न्यूज़ को आगे बढ़ाते हैं। जो लास्ट सेशन लिया गया था, क्वेश्चन ऑफ द डे था, उसमें जाते जाते उसका आंसर डिस्कस करेंगे पहले। सो मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे हमने ऑब्जर्व करता हुआ देखा था न्यूज़ के अंदर, और इसकी थीम आपसे पूछी गई थी। आंसर होगा यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ये दिन हमने कब देखा था, कब आता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे? 15 ऑफ जुलाई को आता है। ठीक है जी। देन सेशन के दौरान काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, तो आज मैंने रैंडमली पिक किया है रोशनी। आपका आंसर नेशनल यूथ डे मैंने आपसे पूछा था, बिकॉज हम वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कर रहे थे, तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। चेयरपर्सन के नीति आयोग नीति आयोग के चेयरपर्सन मैंने आपसे पूछे थे। सो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो चेयरपर्सन है नीति आयोग के। देन कल हमने एक न्यूज़, लास्ट सेशन में हमने एक न्यूज़ की थी विंबलडन ओपन से रिलेटेड। रिमेंबर, विंबलडन ओपन हुआ और उसमें मेंस और विमेंस में हमने विनर्स देखे थे। तो मेंस में कार्लोस अल्कराज जीते हैं और विमेन के अंदर बारबोरा क्रेचकोवा जीती थी। फिर मैंने आपसे पूछा था बताइए ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन में रिजल्ट्स क्या रहे थे। सो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जेनिक सिनर और अरियाना साबलेंका जीते थे। देन फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज एंड ईगा श्वेटिक जीते थे। तो ये पूरा आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बिकॉज ग्रैंड स्लैम जिन्हें हम मेजर बोलते हैं टेनिस के, उनके रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देन आई हैड आस्क्ड यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है। सो हाँ जी, शहबाज शरीफ हैं। सो ये सारे कल के रिस्पॉन्सेज हो गए। अब एक करेक्शन नोट कीजिए, लास्ट सेशन में जब हम ये न्यूज़ पढ़ रहे थे विंबलडन से रिलेटेड, हमने स्टैटिक इन्फो में देखा था कि सबसे ज़्यादा विंबलडन टाइटल्स कौन से मेल या फीमेल के पास हैं, तो उसमें अपडेट था, वो अपडेट मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। नोवाक जोकोविच एंड मार्गरेट कोर्ट, दीज आर द 2 पीपल, ये मेन सिंगल्स में और ये विमेन सिंगल में, जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं, और वो कितने हैं? 24 ईच, दोनों के पास 24 हैं। ठीक है, दीज आर नॉट दोज पीपल। ये तो विंबलडन वाली न्यूज़ का पोस्टर है ताकि आप रिकॉल कर सको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स किसके पास हैं? नोवाक जोकोविच एंड मार्गरेट कोर्ट, 24 ईच। आ जाइए जी, जुलाई वाई होना चाहिए ना, जुलाई 17 को एक इंपॉर्टेंट डे आता है, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस। और ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है 2010 से? क्योंकि 17 जुलाई 1998 के अंदर रोम स्टैट्यूट अडॉप्ट किया गया था। रोम स्टैट्यूट एक तरह से संधि थी, और उसके बाद में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की शुरुआत मानी जाती है, बिकॉज ऑल्दो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो 2000s में जाके इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन अर्ली 2000 में। लेकिन रोम स्टैट्यूट जो बनाया गया, रोम स्टैट्यूट जो एक डॉक्यूमेंट एग्जिस्टेंस में आया, उसी के बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एग्जिस्टेंस में आ पाया। और ये रोम स्टैट्यूट कब बना था? 17 जुलाई 1998 के अंदर। अब यहाँ पे ना ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर ICJ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हम पढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशन के अंडर में आता है। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ओके, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। देखिएगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इंडिविजुअल्स को पनिश करता है। जैसे मान लीजिए एक देश से भाग करके कोई क्रिमिनल है, वो किसी और देश में चला जाता है, तो फिर कौन पिक्चर में आएगा? ICC आएगा, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एग्जिस्टेंस में आएगा। लेकिन ICJ की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दोनों ही हेग नेदरलैंड्स के अंदर हेडक्वार्टर्ड हैं, लेकिन ये किसके ऊपर सुनवाई करता है? ये कंट्रीज़ से रिलेटेड सुनवाई करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी देश पे सुनवाई करनी है तो ICJ पिक्चर में आएगा, और वहीं के किसी हेड या किसी व्यक्ति के ऊपर सुनवाई करनी है तो ICC पिक्चर के अंदर आएगा। दोनों में डिफरेंस है। तो हम जब ये रोम स्टैट्यूट की बात कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या बना है? ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ICJ कंट्रीज़ को
के से रिलेटेड मुद्दे डिस्कस करेगा और आईसीसी इंडिविजुअल क्रिमिनल से रिलेटेड मुद्दे डिस्कस करता है। चलिए अगली खबर देखते हैं, पीएम मोदी जी से रिलेटेड है। पीएम मोदी जी 100 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर चुके हैं ट्विटर के ऊपर, ठीक है। व्हाट इज दिस एक्स? दिस एक्स इज, जिसको अब हम मतलब ट्विटर, जिसको अब हम एक्स बोलते हैं। सो पीएम मोदी बिकम्स द मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर ऑन एक्स विथ ओवर 100 मिलियन फॉलोवर्स। और इनके बाद जो लीडर्स हैं वो काफ़ी ही पीछे हैं, जैसे जो बाइडेन 38.1 मिलियन, देन अगर आप तुर्की के थर्ड नंबर पे आ रहे हैं 21.5, और बाकी तो और भी बहुत पीछे हैं। मेलोनी जी को आप देखेंगे तो 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, और हमारे पीएम साहब के 100 मिलियन फॉलोअर्स एक्स पे पूरे हो चुके हैं। सो पीएम मोदी इज़ फार अहेड ऑफ अदर वर्ल्ड लीडर्स इंक्लूडिंग जो बाइडेन, जो 38.1 मिलियन फॉलोअर्स पे हैं। अब आप सोचेंगे मैम इस पे भी क्वेश्चन बनता है? हाँ जी, बन सकता है बिल्कुल, कि कौन से वर्ल्ड लीडर हैं जिनके 100 मिलियन फॉलोअर्स एक्स के ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं। आंसर हो जाएगा पीएम मोदी, याद रखेंगे आप। चलिए अपॉइंटमेंट कैटेगरी की तरफ रुख करेंगे। ओके, इससे पहले एक अपॉइंटमेंट, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम क्या है? parchamclasses.in, ये वेबसाइट है परचम की। आज शाम को 6 PM से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 2 डेज तक, मैक्सिमम बता रही हूँ मैं, ये 1 डे में भी हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 2 डेज तक वेबसाइट मेंटेनेंस पे जाएगी। क्यों? क्योंकि नई वेबसाइट आपके लिए बना दी गई है, नया पूरा इंटरफेस है। एड्रेस यही रहेगा parchamclasses.in, लेकिन पूरा इंटरफेस आपके लिए नया किया गया है, बिकॉज कुछ बच्चों को PDF डाउनलोड आप करते हैं, बाय करते हैं और मिलती नहीं है, कुछ एक टेक्निकल चैलेंजेस आ रहे थे और थोड़ा ब्यूटीफाई भी करना था। सो नई वेबसाइट सेम एड्रेस पे आपको मिलेगी, और उसके लिए आज शाम को 6 PM से आप उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाओगे, उस पर कुछ भी फंक्शन नहीं कर पाओगे। तो जो भी आपको PDF लेने हो या जो भी वेबसाइट का काम हो, डू इट बिफोर 6 PM टुडे। अब ये लाइव कब होगी वापस से वेबसाइट, आपको कब दिखेगी? या तो कल शाम से दिख जाएगी, नहीं तो परसों से आपको दिखेगी। तो मान के चलिए 48 आवर्स तक ये वेबसाइट डाउन रहने वाली है, ठीक है। टेक नोट ऑफ इट। चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं सबसे पहले अपॉइंटमेंट पे, एंड दैट इज विक्रम मिश्री जी से रिलेटेड। याद है विक्रम मिश्री जी से रिलेटेड हमने पहले भी बात की थी कि ये इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं, और अब ये नए फॉरेन सेक्रेटरी बन चुके हैं। किनको रिप्लेस किया है इन्होंने? क्वात्रा जी को किया है, विनय मोहन क्वात्रा जी को। सो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिश्री जी, यानी कि विक्रम मिश्री, अब ये आ चुके हैं 35th फॉरेन सेक्रेटरी की पोजीशन पे, 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो अब देखिए फॉरेन सेक्रेटरी, बाहर के लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, डील करना पड़ेगा, तो मिश्री जैसी भाषा चाहिए, बोली चाहिए, इसलिए विक्रम मिश्री याद रखेंगे आप। इनकी यूनिक बात क्या है, इनका डिस्टिंक्शन क्या है कि इन्होंने प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर 3 प्राइम मिनिस्टर्स के अंडर में काम किया है, IK गुजराल, मनमोहन सिंह जी और PM मोदी जी, अभी जो हैं नरेंद्र मोदी जी के अंडर में। और इंडिया के एम्बेसडर टू चाइना रह चुके हैं। जब गलवान वैली वाला पूरा क्लैश चल रहा था, उसके बाद इन्होंने इंडियन एम्बेसडर टू चाइना की पोजीशन पे भी काम किया है। सो वेरी कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ चलेंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपॉइंट किया है IDBI बैंक के एक एग्जीक्यूटिव रह चुके अरुण बंसल जी को एज CMD, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पेटीएम पेमेंट्स बैंक। कौन बने हैं? अरुण बंसल। अब क्या हो गया पेटीएम पेमेंट्स बैंक में? पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कुछ ना कुछ चलता ही रह रहा है ना, कुछ महीनों से बुरा समय चल रहा है। सो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अब क्या हो गया? अब अरुण बंसल जी हुए हैं और नए MD CEO हुए हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक 197 कम्युनिकेशंस के अंडर में ही आता है और 2007 के अंदर नोएडा के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। आगे चलेंगे। गवर्नमेंट अपॉइंट्स रॉबर्ट J. रवि एज CMD BSNL। BSNL ट्रिंग ट्रिंग हेलो टेलीकॉम कंपनी है, CPSE है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंटरप्राइज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में। और इसको नए CMD मिले हैं, क्या नाम है? रॉबर्ट J. रवि। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं रॉबर्ट बोल रहा हूँ। पुरानी मूवीज़ याद है, उनमें विलेन का नाम रॉबर्ट दिखाया जाता है कई बार, तो रॉबर्ट ने आपको BSNL से फ़ोन किया है, बस याद रख लीजिएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड के CMD। इन्होंने रिप्लेस किया है PK पुरवर जी को। आज मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा फास्ट चलने की, बिकॉज बहुत सारी न्यूज़ है और सेशन एक्सेसिवली लेंदी ना हो, इसके लिए आई एम ट्राइंग टू कैच अप अ बिट। चलो, सुभाष प्रसाद गुप्ता जी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? सरेनेम या सुरेनेम। कहाँ की है ये कंट्री? कौन से कॉन्टिनेंट की है? साउथ अमेरिका की है। देखो ये साउथ अमेरिका दिख रहा है, इसमें ये जो कंट्री ग्रीन में आपको दिख रही है, दिस इज सुरेनेम। सो सुरेनेम के इंडिया के नए एम्बेसडर कौन बने हैं?
कौन बने हैं? गुप्ता जी। कैसे याद रखोगे? देखो सूर्यनेम और सरनेम मिलता जुलता है ना, जैसे नेम है मेरा ऋचा और सरनेम है शर्मा। अब आपने मुझसे पूछा मैम आपका सरनेम क्या है, मैंने बोला हम गुप्त रखेंगे अपना सरनेम। क्या करोगे आप सरनेम जान के? जाति पता करनी है? क्या पता करना है? नहीं बता रहे, हम गुप्त रखेंगे। तो हमने सरनेम गुप्त रखा है, तो सुभाष प्रसाद गुप्ता जी, थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, राइट। कैपिटल है पैरामारिबो और सुरनमीज डॉलर इज द करेंसी ऑफ सुरिनेम। अब हम चलेंगे कुछ मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट से रिलेटेड न्यूज़ पे। सबसे पहले नीति आयोग की तरफ रुख करते हैं। नीति आयोग ने लॉन्च किया नीति गेयर शिफ्ट चैलेंज एज अ पार्ट ऑफ ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव, राइट। तो ये अनाउंसमेंट किया कि नीति आयोग ने लॉन्च का गेयर शिफ्ट चैलेंज। गियर शिफ्ट चैलेंज किसने लॉन्च किया? सबसे पहला क्वेश्चन तो नीति आयोग ने लॉन्च किया। क्यों किया? जीरो एमिशन ट्रक्स को अडॉप्ट करने के लिए। देखिए जो हमारे लॉजिस्टिक्स होते हैं उनके अंदर रोड फ्रेट यानी रोड से जो सामान ले जाया जाता है वो एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। 55% इंडिया का एनुअल डीजल कंजम्पशन भी यही रोड फ्रेट करता है और 40% कार्बन डाइऑक्साइड जो रोड ट्रांसपोर्ट में जितनी भी गाड़ियां चलती हैं उनमें 40% CO2 एमिशन ये ट्रक्स करते हैं। रोड फ्रेट यानी रोड से जो सामान ले जाया जाता है। तो इसलिए इनमें जो ट्रक्स इन्वॉल्व होते हैं उनको ज़ीरो एमिशन वाला बनाने के लिए ये गेयर शिफ्ट चैलेंज नीति आयोग ने लॉन्च किया है कि आइए अलग अलग इंडस्ट्री के एकेडमिक्स हों, स्टार्टअप्स वाले हों, वो सब आइए और देखिए कि हम ट्रक्स को ज़ीरो एमिशन की तरफ कैसे ले जा सकते हैं ताकि हमारा रोड फ्रेट जो है यानी रोड ट्रांसपोर्ट से जो माल आता जाता है उससे एमिशंस रोके जा सके। सो नीति आयोग ने कोलैबोरेट किया है IIM बैंगलोर के साथ, स्मार्ट फ्रेट सेंटर इंडिया के साथ, CAL स्टार्ट ड्राइव टू जीरो एंड WRI इंडिया के साथ, और ये चैलेंज जो कि ई फास्ट इंडिया का इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया है। एम क्या है? इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स बताइए ताकि जीरो एमिशन ट्रक्स इंडिया के अंदर लॉन्च किए जा सके। तो ध्यान क्या रखना है? गेयर शिफ्ट चैलेंज किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने। क्यों लॉन्च किया? जीरो एमिशन ट्रक्स लाने के लिए। क्लियर? चलिए देन कमिंग ओवर टू DD रोबोकॉन 2024। रिमेंबर दिस चैंपियनशिप? हमने पढ़ा था DD रोबोकॉन 2024 होगा। प्रसार भारती और IIT दिल्ली मिलकर कर रही थी ये कंपटीशन को ऑर्गेनाइज, और अब इसके विनर का नाम आ चुका है, वो भी देख लेते हैं। IIT निरमा यूनिवर्सिटी। सो निरमा यूनिवर्सिटी जो है उसने जीता है DD रोबोकॉन। निरमा यूनिवर्सिटी विंस रोबोट कॉम्पिटिशन जिसका नाम है DD रोबोकॉन इंडिया 2024। टीम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निरमा यूनिवर्सिटी। निरमा यूनिवर्सिटी का जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसने ये जीता है कंपटीशन या चैंपियनशिप, जो कि नई दिल्ली त्यागराज स्टेडियम के अंदर हो रही थी। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा था? प्रसार भारती ने ऑर्गेनाइज की और IIT दिल्ली ने ऑर्गेनाइज की। तो ऑर्गेनाइजर्स के नाम DD रोबोकॉन के और विनर का नाम निरमा यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब जो विनर हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024 में, जो कि वियतनाम के अंदर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर हम आते हैं एक सैड डिमाइस की तरफ। इक्वेस्ट्रियन जो हम स्पोर्ट देखते हैं, इक्वेस्ट्रियन तो नहीं बोलेंगे, हम हॉर्स रेसिंग देखते हैं, तो उसमें घोड़ों को ट्रेन करने वाले, ओके, घोड़ों को ट्रेन करने वाले एक वेटरन जिनका नाम है SK सुंदर जी। अब इनका निधन हो चुका है। तो SK सुंदर जी कौन थे या कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? ही वॉज रिलेटेड टू ट्रेनिंग ऑफ हॉर्सेस फॉर हॉर्स रेसेस, और उसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट चेरिश विन इनकी रही इंडियन डेरबी, जो हॉर्स रेस का कॉम्पिटिशन होता है नेशनल लेवल पे, इंडियन डेरबी 2018 में वो इन्होंने जीता। देखो इनके हाथ में एक ट्रॉफी है, घोड़े के ऊपर घुड़सवार है, हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड है ये। हॉर्स ट्रेनिंग करियर इनका 1985 से शुरू हुआ था। हॉर्सेस को ट्रेन करते हैं ये रेसिंग के लिए। नाम क्या है? SK सुंदर जी। देन अवार्ड कैटेगरी की तरफ मूव करेंगे। पद्मश्री से सम्मानित सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक जी को मिला है गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड रशिया के अंदर। सो ये उन्होंने सैंड आर्ट बनाई और उसके लिए इनको गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड रशिया में दिया गया। सुदर्शन पटनायक वन गोल्ड एट इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप, और उस चैंपियनशिप का नाम क्या है? उसका नाम है इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप का तो ये नाम है, अवार्ड का नाम है गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड, राइट। और ये सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर हुई और यहाँ पे इनको गोल्ड दिया गया। इन्होंने किसका स्कल्पचर बनाया है? महाप्रभु जगन्नाथ एंड हिज ग्रेट डिवोटी बलराम दास जी का, और इनको पद्मश्री दिया गया था भारत की तरफ से 2014 के अंदर 2014 में। सुदर्शन पटनायक कौन है? सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट, रिटायर्ड प्रोफेसर के चोकलिंगम फ्रॉम
तमिलनाडु, इंडिया हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर एस्टीम्ड हंस वॉन हेंटेग अवार्ड। चोकलिंगम जी जो हैं तमिलनाडु से, मद्रास यूनिवर्सिटी से एसोसिएशन है इनका, और इनको ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और पहले भारतीय बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। सो रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ विक्टिमोलॉजी। किस चीज़ के प्रोफेसर थे ये? विक्टिमोलॉजी के। विक्टिमोलॉजी क्या होती है? विक्टिम जो होते हैं, जिनके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है या विक्टिम बने, वो अपराध हुआ है उनके साथ, तो क्या किस तरह का वो क्राइम उनके साथ हुआ है, किसने किया है, और उस विक्टिम की साइकोलॉजी कैसी वर्क कर रही है, किस तरह का उसके ऊपर इम्पैक्ट आया उस एक्सपीरियंस से, इस सब की स्टडी को विक्टिमोलॉजी कहा जाता है। सो के चोकलिंगम जी जो तमिलनाडु से हैं, उनको सिलेक्ट किया गया है हांस वॉन हेंटिग अवार्ड के लिए, एंड इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड, जो कि कौन देता है? वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी देती है। दिस इज़ अ नॉन फॉर प्रॉफिट नॉट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और ये कंसल्टेटिव स्टेटस रखती है, यानी कंसल्टेशंस देती है किसको? इकोसॉक को, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और काउंसिल ऑफ यूरोप को। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कंसल्टेशन देने का काम करती है वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी, और उसी ने ये अवार्ड अनाउंस किया है। किसके लिए? चोकालिंगम जी के लिए। ठीक है जी। अब चोकालिंगम जी के लिए थोड़ा और देख लेते हैं कि ऐसा कहा जा रहा है सारी रिपोर्ट्स में कि पहले एशियन और पहले इंडियन हैं जिनको ये अवार्ड मिलने जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से इनका एसोसिएशन रहा है, और ये अवार्ड इनको कब मिलेगा? इनको कब मिलेगा? सितंबर 1 to 5 के अंदर गुजरात में दिया जाएगा। 18th WSV इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन विक्टिमोलॉजी कंडक्ट किया जाएगा गुजरात में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में, और वहीं पे ये अवार्ड भी चोकालिंगम जी को हैंड ओवर किया जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम 2024। सो वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम 2024 कंडक्ट किया गया। थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए, किया तो नहीं गया, अभी चल रहा है। 14 से 23 जुलाई तक नई दिल्ली के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम 2024 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब ये किसके तहत किया जा रहा है? इफ़ यू रिमेंबर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग होगी भारत में जुलाई के अंदर ही, तो उसी के पहले ये यंग प्रोफेशनल्स फोरम होस्ट किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, वो ये ऑर्गेनाइज कर रही है। 50 यंग प्रोफेशनल्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और थीम क्या रखी है इस फोरम की? वर्ल्ड हेरिटेज इन 21st सेंचुरी, बिल्डिंग कैपेसिटीज एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, राइट। और 46th सेशन जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग का, वो जुलाई एंड में ही दिल्ली होस्ट करने वाली है। चलिए अगली खबर आ रही है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद AIIA ने होस्ट किया सुश्रुतम 2024 विथ लाइव सर्जिकल डेमोन्स्ट्रेशन। सुश्रुतम 2024 क्या है ये? सेकंड नेशनल सेमिनार सुश्रुतम शल्य संगोष्ठी। सुश्रुत कौन थे? इंडियन मेडिसिन के जनक माने जाते हैं, इंडियन सर्जरी के जनक माने जाते हैं। सुश्रुत संहिता एक बहुत प्रोमिनेंट पुस्तक, या हम कहेंगे कि एक बहुत प्रोमिनेंट रिसोर्स बुक है। उसी से रिलेटेड, क्योंकि सुश्रुत जयंती आती है 15 जुलाई को। कब आती है सुश्रुत जयंती? सुश्रुत जयंती आती है, सुश्रुत जी का जन्म दिवस माना जाता है 15 जुलाई को। 15 जुलाई सुश्रुत जयंती के ही उपलक्ष्य में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने नई दिल्ली के अंदर सेकंड एडिशन नेशनल सेमिनार सुश्रुतम शल्य संगोष्ठी का ऑर्गेनाइज किया था। सुश्रुत जी जो कि एंशिएंट फिजिसिस्ट हैं, काशी को बिलोंग करते थे, यानी बनारस या वाराणसी यूपी के अंदर। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन माने जाते हैं, फादर ऑफ सर्जरी कहे जाते हैं, और इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी जो कि ग्रेट ट्रायोलॉजी का पार्ट है, यानी 3 ऐसी पुस्तक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, संस्कृत में लिखी थी। ट्रायोलॉजी में एक तो सुश्रुत संहिता, आयुर्वेदिक मेडिसिन की ट्रायोलॉजी, यानी अगर आप आयुर्वेद के क्षेत्र में जाओगे 3 सबसे प्रमुख किताबें, और 2 कौन सी हैं? चरक संहिता महर्षि चरक ने लिखी थी, और अष्टांग हृदय जो कि वाग्भट्ट जी ने लिखी थी। तो ये 3 पुस्तकें आयुर्वेदिक मेडिसिन की ट्रायोलॉजी कहलाती हैं, और इन्हीं सुश्रुत जी को रिस्पेक्ट देने के लिए, इन्हीं की याद में, इन्हीं के ऑनर में सुश्रुतम 2024 नेशनल सेमिनार कंडक्ट किया गया। ठीक है, किसने किया? AIIA ने। कहाँ? नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, होम मिनिस्टर टू चेयर 7th एडिशन ऑफ एपेक्स लेवल यानी हाई लेवल मीटिंग ऑफ NCORD। 7th एपेक्स लेवल मीटिंग होने जा रही है नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर NCORD की नई दिल्ली के अंदर 18 जुलाई को।
कल, ठीक है। और उसको चेयर कौन करेंगे? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी करेंगे। और उसी के साथ साथ वो नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस को भी लॉन्च करेंगे। मानस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, और मानस किससे रिलेटेड हेल्पलाइन है ये भी याद रखिएगा। नारकोटिक्स, जो नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है, उसकी जानकारी आप दे सकते हो। अगर आपको लगता है कहीं पे भी ड्रग अब्यूज़ हो रहा है तो आप उसकी जानकारी मानस हेल्पलाइन पे दे सकते हो। सो नारकोटिक्स हेल्पलाइन है, मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र, ठीक है। ये मानस का फुल फॉर्म है। 24/7 फ्रेंडली हेल्पलाइन है, मतलब कोई भी यूज़र फ्रेंडली है, इजीली आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का जोनल ऑफिस भी श्रीनगर में इनॉग्रेट अमित शाह जी करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स काम कर रहा है ड्रग फ्री इंडिया 2047 तक बनाने के लिए, बिकॉज सरकार ने एम लिया था कि नशा मुक्त भारत हम 2047 तक बना देंगे, और उस पर 3 पॉइंट स्ट्रैटेजीज पे काम किया जा रहा है। एक तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन लेवल पे डेवलप कर रहे हैं, दूसरा हम जितनी भी नार्को एजेंसीज हैं हमारे कंट्री के अंदर वो आपस में कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करें, और तीसरा अवेयरनेस कैंपेन्स हम चलाएं। तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जैसे कि हेल्पलाइन हो गई, आपके पास एक तरीका है जिससे आप जानकारी दे सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट खबर जो आ रही है वो मुंबई को वर्ल्ड की फिनटेक कैपिटल बनाना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं हाल ही में, कितना इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया है, क्या क्या डेवलपमेंट आने वाले मुंबई में, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो चलिए आ जाइए। टू मेक मुंबई ग्लोबल फिनटेक कैपिटल, फिनटेक कैपिटल बनाने के लिए मुंबई को पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है 29,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। 29,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कहाँ के लिए अनाउंस किए गए हैं? मुंबई के लिए। और 2 चीज़ों का फाउंडेशन स्टोन या नींव का पत्थर रखा गया है। कौन कौन से? 2 अंडरग्राउंड ट्विन टनल प्रोजेक्ट्स हैं। अंडरग्राउंड ट्विन टनल, 2 टनल के 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे कि मुंबई और आसपास के एरियाज की कनेक्टिविटी और इम्प्रूव होगी। पहला है गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, और दूसरा है थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट। ये दोनों प्रोजेक्ट्स ही अकेले 23,000 करोड़ की लागत से बन रहे हैं, बाकी के जो अमाउंट है वो और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए लगाए जा रहे हैं। अब देखिए, इनमें भी जो थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट है ना, थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट, ये 11.8 किलोमीटर लॉन्ग होने वाला है। बोरीवली और थाने को कनेक्ट करेगा, और इससे जो टाइम ट्रैवल है वो 55 मिनट रिड्यूस हो जाएगा, और जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर से कम हो जाएगा। मतलब जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है लोगों को बोरीवली से थाने पहुंचने के लिए, अब उसमें कितनी कमी आएगी? 12 किलोमीटर्स की कमी आ जाएगी। करीब 1 घंटा लोगों का सेव हो जाएगा। और जब ये बन जाएगा, whenever it will be ready, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल होगा। अर्बन टनल यानी शहरी एरिया के अंदर जो टनल है, ऐसा सबसे बड़ा और सबसे लंबा टनल कौन सा बनने जा रहा है? थाने बोरीवली ट्विन टनल, ये याद रखेंगे आप। ओके, साथ ही साथ 5,600 करोड़ रुपए से मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना भी इनॉग्रेट की गई, जिसमें यूथ को एम्प्लॉयमेंट के लिए मेंटरशिप वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है जी। फिर आइए आगे। मुंबई में जब पीएम जी थे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया INS टावर्स इन मुंबई। INS टावर्स का भी इनॉग्रेशन मुंबई में किया गया, यानी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का सेक्रेटेरिएट यानी हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर। सो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का सेक्रेटेरिएट कहाँ इनॉग्रेट किया गया? INS टावर्स मुंबई के अंदर। और ये संदेश भी दिया पीएम मोदी जी ने कि भाई आगे आने वाले 25 साल बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। सो हमारा जो न्यूज़ और प्रिंट मीडिया है उसको ग्लोबल लेवल पे भी बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए, ताकि इंडिया की जो भी ख्याति है वो बाहर भी पहुँच सके। देन हम आते हैं अब स्टेट न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। अभी जो न्यूज़ थी वो वैसे तो स्टेट की ही थी, महाराष्ट्र से रिलेटेड थी, पर क्योंकि पीएम मोदी इन्वॉल्व थे इसलिए हम उसको नेशनल कैटेगरी में इन्वॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं कोर स्टेट न्यूज़ पे। सो महाराष्ट्र की खबर देखते हैं। गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश मुख्यमंत्री वारकरी महामंडल टू फैसिलिटेट कीर्तनकर्स एंड वारकरीज ऑफ स्टेट। वारकरी एक समुदाय है जो कि विट्ठल प्रभु को मानते हैं, और ये लोग हर साल ये तीर्थ के लिए निकलते हैं। ओके, सो गांव से, छोटे छोटे जगहों से, दूर दूर से जो भी लोग रहते हैं वो जाते हैं इस पूरे पिलग्रिम पे। एक तरह की ये तीर्थ यात्रा समझ लीजिए वारकरी ट्राइब लोगों की। तो मुख्यमंत्री वारकरी महामंडल ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया है ताकि इन लोगों के लिए
काफ़ी सारी सुविधाएं, जैसे इनका मेडिकल चेकअप हो गया, इनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना हो गया, इनको इंश्योरेंस कवर देना, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, बीच बीच में रुक सकें एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा। हर साल लाखों वारकरीज, जो कि लॉर्ड विठोबा कहा जाता है, विठल भगवान जी को लॉर्ड विठोबा के फॉलोअर्स होते हैं, वो पिलग्रिमेज पे निकलते हैं। और कहाँ जाते हैं ये? पंढरपुर जाते हैं, और सेंचुरी से प्रथा चली आ रही है। ठीक है, हेडक्वार्टर, ये जो इनिशिएटिव है, महामंडल बनाया गया है, जो मुख्यमंत्री वारकरी महामंडल, ये कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड होगा? ये पंढरपुर में ही हेडक्वार्टर्ड होगा। और पंढरपुर के बारे में अगर आप देखें तो कौन सी नदी के पास में बसा हुआ है? ये चंद्रभागा रिवर के पास में एक पॉपुलर तीर्थ है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, चलिए, सो वारकरी महामंडल ध्यान रखेंगे। फिर हम चलते हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नमस्ते प्रयागराज कॉन्फ्रेंस ऑफ राइट, जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन कंडक्ट की गई। सो सेकंड रीजनल इवेंट किया गया, हमारा संविधान हमारा सम्मान, और कहाँ कंडक्ट किया गया? ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया। कब? 16 जुलाई को। किसके अंडर में? दिशा के अंडर में। डिजाइनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, लोगों को पता चल सके कि भाई एक्चुअली हमारा संविधान क्या कहता है, और लोग जागरूक हो सके अपने जस्टिस को लेकर के कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं, हम किस किस तरह से अपील कर सकते हैं, हमको क्या क्या जस्टिस सिस्टम अवेलेबल है, उसकी जागरूकता के लिए ये इवेंट करवाया गया है। क्यों? क्योंकि 75th एनिवर्सरी अडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आने वाली है, और उसके लिए छोटे छोटे इवेंट्स हमको देखने को मिलते रहेंगे, राइट, ताकि लोगों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल राइट्स की जागरूकता डेवलप हो सके। क्लियर है? इसके अंदर हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल को भी लॉन्च किया गया, जहां पर जाकर के लोग नॉलेज ले सकते हैं अगेन कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल राइट्स के बारे में। और काफ़ी सारी सब कैंपेन्स भी ऑर्गेनाइज की गई, जैसे सबको न्याय हर घर न्याय, घर घर जाकर के अगर आपके कुछ भी लीगल चीज़ें पेंडिंग हैं तो उनका सलटारा किया जाएगा, यानी सोल्यूशन दिया जाएगा। नव भारत नव संकल्प और विधि जागृति अभियान जैसे छोटी छोटी कैंपेन्स भी इस दौरान चलाए गए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ रुख करेंगे। अब हम चल रहे हैं कहाँ पे? कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। सो सेंटर ने अमेंड किए हैं रूल्स टू गिव मोर पावर टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को अब ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। किस बात से रिलेटेड पावर्स दी गई हैं ये देखना जरूरी है। तो सेंटर ने ज़्यादा पावर दी है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर को ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू पुलिस, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स। ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं, आईएएस हो गए या फिर आईएफएस हो गया, जो भी है ना, एंड ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स जो होती हैं, और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिस, ये सब अब सीधे सीधे किनको रिपोर्ट करेंगे, या इनका ताल्लुक या इनका कोऑर्डिनेशन सीधे सीधे किनसे होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से होगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने रिसेंटली अमेंड किए हैं ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स। हाउ विल बिजनेस फ्लो, काम किस तरह से होगा? ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल, जिससे ज़्यादा पावर दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। नोटिफिकेशन के हिसाब से ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2024, ये प्रॉपर अमेंडमेंट आया है और अब ये एग्जिस्टेंस में आ गया है। इससे पहले क्या होता था? पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज, एंटी करप्शन ब्यूरो, इन सबको अप्रूवल लेना पड़ता था फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, उसके बाद ही वो लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंच पाते थे। अब ये बीच वाला स्टेप हट गया है और ये लोग सीधे के सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर से कोऑर्डिनेट करेंगे। सो मोर पावर्स आर इन द हैंड ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। ठीक है, चलिए अगली खबर के लिए अब हम रुक करेंगे ओडिशा का। ओडिशा का जो पुरी जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पे 46 इयर्स के बाद में ताले खोले गए हैं, यानी अनलॉक किया गया है रत्न भंडार को, जो कि रेपोजिटरी है ज्वेलरी की और जो भी चढ़ावा आता है या राजाओं ने जो भेंट की होगी इस मंदिर को उसका। सो 46 इयर्स के बाद में जो आउटर भंडार था उसका ताला तो खुल गया, अंदर वाले का इनर चेंबर का नहीं खुल रहा था तो लॉक तोड़ दिया गया, बिकॉज ऐसे ऑर्डर्स थे। और ये क्यों किया गया? ताकि पहली चीज़ के जो भी इन्वेंट्री है वहाँ पे वैल्यूएबल्स की उसका रिकॉर्ड रखा जा सके और अगर कोई रिपेयर वर्क करना है, मरम्मत करनी है तो वो की जा सके। अभी यात्रा पे गए हुए हैं भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ, तो जब तक वो लौटे तब तक पीछे ये कार्यक्रम चल रहा है, राइट। और ये जो रत्न भंडार है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो असेंबली हॉल जो है मंदिर का, जगमोहना, उसके नॉर्दर्न साइड पे ये लोकेटेड है।
और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कस्टोडियन है टेम्पल का, यानी कस्टडी जो है टेम्पल की वो किसके हाथ में है, रख रखाव एंड एवरीथिंग वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाथ में। हालांकि इसका जो पूरा मैनेजमेंट है उसके लिए कमेटी बना रखी है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल है जो कि आज भी पूजा जाता है, जहाँ पे आज भी लोग जाते हैं श्रद्धा से, और इन वर्किंग है, हम इस तरह से समझे तो। सो आज जो हम मंदिर देखते हैं वो किसने बनवाया था, वो अनंत वर्मन ऑफ छोड़गंग डायनेस्टी ने बनवाया था। लेकिन एक और मान्यता है कि सतयुग के समय राजा इंद्रद्युम्न थे जिन्होंने ओरिजिनली ये मंदिर बनवाया था। ये जो मूर्तियां हैं ये उस समय की, और उसके बाद इसको फर्दर जो मेन श्राइन है उस समय की, और फिर इसको जो और आगे बढ़ाया वो अनंत वर्मन जी ने बढ़ाया है। इसको व्हाइट पगोडा भी कहा जाता है। सो विच टेम्पल इज नोन एज व्हाइट पगोडा, पुरी जगन्नाथ टेम्पल। और ये 4 धाम जो है भारत के उनमें से एक है, बाकी द्वारका, बद्रीनाथ और रामेश्वर है। बद्रीनाथ द्वारका वेस्ट में, पुरी ईस्ट में और साउथ में रामेश्वर टेम्पल। गोल्डन ट्राइंगल ऑफ ओडिशा जो है जिसमें 3 मोस्ट प्रोमिनेंट टूरिस्ट पॉइंट्स आते हैं और वो ट्राइंगल फॉर्म में पास लोकेटेड हैं। तो गोल्डन ट्राइंगल ऑफ ओडिशा में भी एक नाम पुरी जगन्नाथ मंदिर का आता है, उसके साथ भुवनेश्वर सिटी ऑफ टेम्पल और सन टेम्पल ऑफ कोणार्क जिसको हम ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। और इस मंदिर को यमनी तीर्थ भी कहा जाता है, बिकॉज कहा जाता है पुरी जगन्नाथ जी के यहाँ होने से यमराज का भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं चलता। अब देखिए थोड़ा सा ना, क्योंकि अब ये न्यूज़ में आया है 46 ईयर्स बाद आपको ताले खुलते हुए दिखे हैं पीछे जो रेपोजिटरी है ज्वेलरी की, तो थोड़ा सा ना गेट्स का भी आइडिया लगा लेते हैं। 4 मुख्य द्वार इस मंदिर के अंदर हैं, सिंह द्वार, हास्ती द्वार, अश्वद्वार एंड व्याघ्र द्वार यानी कि टाइगर गेट। सो इनके डायरेक्शंस हैं। और सिंह द्वार लायन गेट ईस्ट पे है, एलिफेंट नॉर्थ पे है, हॉर्स साउथ पे है, टाइगर वेस्ट पे। और हर एक की एक प्रोमिनेंस बताई गई है कि मोक्ष के लिए लायन गेट जाना जाता है, एलिफेंट गेट वेल्थ लेकर के आता है, हॉर्स गेट आपको काम जो आपका लस्ट का फीचर है उसको छोड़ने में मदद करता है, और जो टाइगर गेट है वो आपको अपने धर्म की याद दिलाता है। सो ये कुछ सिग्निफिकेंस चारों गेट की बताई गई है। चलिए अगली खबर की तरफ चलेंगे और अब हम बढ़ेंगे थोड़ा उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड पहली बार एक बर्ड गैलरी उत्तराखंड में शुरू की गई और कहाँ, देहरादून में। सो उत्तराखंड ओपन्स इट्स फर्स्ट एवर बर्ड गैलरी जहाँ डिजिटल डिस्प्ले किया जाएगा जितनी भी बर्ड स्पीशीज़ हैं उत्तराखंड में जो पाई जाती हैं। और उत्तराखंड हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज़ रिपोर्टेड इन इंडिया। भारत में कहीं सबसे ज़्यादा बर्ड्स अगर पाई जाती हैं स्पीशीज़ तो वो उत्तराखंड में पाई जाती है, और उन्हीं की डिजिटल गैलरी, पहली बर्ड गैलरी देहरादून में उत्तराखंड ने ओपन की है। नेक्स्ट हम चलेंगे तमिलनाडु की तरफ। तो तमिलनाडु में से अनाउंसमेंट आ रहा है तमिलनाडु से कि उनके सीएम ने एक्सपैंड किया है ब्रेकफास्ट स्कीम को टू गवर्नमेंट एडेड स्कूल। अभी तक जो ब्रेकफास्ट स्कीम होती है जिसको हम स्कूल में बच्चों को नाश्ता दिया जाता है तो वो सिर्फ सरकारी स्कूल्स तक चल रहा था, लेकिन अब उसको गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स यानी कि ऐसे प्राइवेट स्कूल जिनको सहायता राशि मिलती है सरकार की तरफ से, प्राइवेट हों स्कूल्स, उनको भी अब इसके अंडर में, इस ब्रेकफास्ट स्कीम के अंडर में कवर किया जाएगा। और ऐसा अनाउंसमेंट कब हुआ है? सो बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है, लेट सीएम है के कामराज जी जिनकी बर्थडे 15 जुलाई को आती है, और उसको कालवी वालर्ची नाल यानी कि एजुकेशन डेवलपमेंट डे के तौर पे सरकार मनाती है। और तभी अनाउंसमेंट आया कि हम ये जो ब्रेकफास्ट स्कीम है ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में भी एक्सपैंड करेंगे। इस स्कीम को 2022 के अंदर स्टार्ट किया गया था और अब इसका एक्सपेंशन बढ़ाने से करीब 21.87 लाख स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। देन चलते हैं नागालैंड। बहुत समय के बाद नागालैंड से कोई खबर आ रही है। नागालैंड से खबर क्या है कि तीजू जुंकी रिवर टू बूस्ट नागालैंड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यूनियन मिनिस्टर पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि हम तीजू जुंकी रिवर जो है उसको यूज़ करेंगे कार्गो एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए। इससे क्या होगा कि नागालैंड के इस क्षेत्र में विकास देखने को मिलेगा। ईस्ट नागालैंड की बात ये चल रही है। और उसी के साथ साथ दोयांग रिवर लेक है, उस पर भी हम जेटीज़ और फेरीज चलाएंगे ताकि टूरिज़्म को बढ़ावा मिल सके। तो नागालैंड को टूरिज़्म से थोड़ा और जोड़ने के लिए, वहाँ थोड़े और लोग जाएं, उसके लिए वाटरवेज जो हैं, वहाँ के रिवर्स हैं या फिर रिवर लेक्स हैं, उनका इस्तेमाल करने की बात की गई है। तो जिसमें 2 नाम आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं, तीजू जुंकी रिवर और दूसरा है दोयांग रिवर लेक। दोनों कहाँ से संबंध रखती हैं? नागालैंड से, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो रिवर है तीजू जुंकी रिवर, ये नेशनल वाटरवेज 101 का एक हिस्सा है। अभी मैं आपको मैप पे भी दिखाती हूँ।
देखिए तीजू रिवर जो है ये आपको तीजू रिवर जाती हुई दिख रही है और ये इंडिया से होकर के फिर म्यांमार में भी आगे जाती है। और इरावदी रिवर आपने सुना, इरावदी डॉल्फिन हम पढ़ते हैं, सो इरावदी रिवर में ही आगे जाकर के ये मिलती है। और इसी तीजू रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जुंगी रिवर। तीजू रिवर सेंट्रल नागालैंड से चालू होती है और उसी में ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न साइड से आकर के जुंगी मिलती है और दोनों तीजू की तरह आगे बढ़ते हैं और फिर म्यांमार में एंटर कर जाते हैं। सो इसी के ऊपर बात की जा रही है, ये सब ईस्टर्न पार्ट ऑफ नागालैंड की बात हम कर रहे हैं। ये जो तीजू रिवर है ये ईस्टर्न नागालैंड की है। सो ये सेंट्रल पार्ट ऑफ नागालैंड में ओरिजिनेट होती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहती हुई कॉन्फ्लुएंस करती है चिनविन रिवर ऑफ म्यांमार में। चिनविन रिवर जो कि आगे जाके इरावदी रिवर में मिल जाती है, जो कि लार्जेस्ट रिवर है म्यांमार की। सो म्यांमार की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? इरावदी रिवर। जो जुंकी रिवर है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ नागालैंड से और आकर के तीजू रिवर में मिलती है। तो तीजू जुंकी दोनों कहाँ के हो गए? नागालैंड के हो गए, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नागालैंड के। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली न्यूज़। अब हम चल रहे हैं थोड़ा डिफेंस सेक्शन की तरफ और कुछ अवार्ड मिले हैं डिफेंस सेक्शन से, वो देख लेते हैं। पहली खबर जो आ रही है दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। इंडियन शिप कैप्टन क्रू विन एक्सेप्शनल ब्रेवरी अवार्ड फॉर रेड सी रेस्क्यू। सो हमारे कैप्टन हैं अविलाश रावत जी और उनका जो क्रू है उनको 2024 इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी इससे सम्मानित किया जाएगा। और ये कब होगा सम्मान, इनको कब दिया जाएगा? 2 दिसंबर 2024 जब ये अवार्ड सेरेमनी कंडक्ट की जाएगी IMO हेडक्वार्टर लंदन के अंदर। ठीक है, और ये इनको क्यों मिला है? बिकॉज इन्होंने बहुत ब्रेवरी का प्रदर्शन किया है रेड सी वाले इलाके के अंदर, इनकी शिप पे अटैक हो गया, आग वाग लग गई एंड हाउ दे रेस्क्यूड एवरीबडी, उससे रिलेटेड ये दिया गया है। तो अविलाश रावत जी जो कैप्टन है और उनके क्रू को IMO एक्सेप्शनल ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो कि शिपिंग और मरीन पोल्यूशन को रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम करती है, 1948 में इस्टेब्लिश की गई थी और एग्जिस्टेंस में 58 में ऑफिशियली आई है। ठीक है, एंड इंडिया इसका पार्टी बना, मेंबर बना 1959 के अंदर। वर्ल्ड मैरीटाइम डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर को। ये सारी कुछ स्टैटिक एंगल से मैंने आपको इन्फो दे दी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और न्यूज़ आ रही है INS दिल्ली गेट्स बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड। ईस्टर्न फ्लीट जो हमारी है, ईस्टर्न फ्लीट विशाखापट्टनम वाले साइड से हेडक्वार्टर जो है। सो ईस्टर्न फ्लीट में बेस्ट शिप का अवार्ड किसको गया है? INS दिल्ली को। ग्रुप ऑफ शिप्स जो होती हैं जो एक बॉडी के अंडर में आती हैं उनको फ्लीट कह दिया जाता है। ठीक है, सो जो ईस्टर्न फ्लीट है जो बे ऑफ बंगाल साइड में ज़्यादा एक्टिव रहती है उसमें INS दिल्ली को बेस्ट फ्लीट अवार्ड मिला है। और INS कावराती इसको बेस्ट शिप इन कॉवेट OPV एंड LST कैटेगरी के अंदर दिया है INS कावराती को। OPVs यानी ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल वेसल्स जो गश्त लगाते हैं, लैंडिंग शिप टैंक्स जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं जो टैंक्स को लेकर के जाती हैं, और कॉर्वेट्स होती हैं, छोटी वॉरशिप्स होती हैं। सो इस कैटेगरी के अंदर INS कावराती को अवार्ड मिला है। INS शिवालिक, INS सुमेधा, INS सुमित्रा इनको मोस्ट स्पिरिटेड शिप्स, यानी कि जहाँ भी दिक्कत हो वो मिशंस पे भेजना हो फटाफट इनको आप भेज दो। सो मोस्ट स्पिरिटेड शिप्स ऑफ सनराइज फ्लीट जिसे स्वॉर्ड आर्म ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड भी कहा जाता है। तो इन शिवालिक, सुमेधा और सुमित्रा को मोस्ट स्पिरिटेड शिप्स ऑफ सनराइज फ्लीट का खिताब दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ अवार्ड्स हो गए हैं। फिर हम आते हैं स्टेल्थ फ्रिगेट फ्रॉम रशिया टू बी डिलीवर्ड इन सितंबर 24 फरवरी 2025। स्टेल्थ फ्रिगेट्स यानी कि आप ऐसे समझिएगा कि लड़ाकू वेसल्स ही हैं, लेकिन इनमें ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि रडार पे बहुत इजीली पकड़ में नहीं आती हैं। आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो इनको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं रडार पे। तो ऐसी स्टेल्थ फ्रिगेट्स एडवांस टेक्नोलॉजी वाली हमने MOU साइन किया था, यानी अग्रीमेंट साइन किया था रशिया के साथ में। ऐसी 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स का 2 रशिया हमें बना के देगा और 2 का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा जो हम अपने देश में बनाएंगे। ओके, सो उनमें से पहली जो है हमें सितंबर में मिल जाएगी और दूसरी फरवरी में रशिया हमें दे देगा। इसमें डिले आ रहा था बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। एक कोविड आ गया, फिर यूक्रेन वॉर छिड़ गया, फिर सैंक्शंस लग गए, इसके चलते। तो पहली जो शिप होगी उसका नाम है तुशिल, ये हमको सितंबर में मिल जाएगी, और दूसरी शिप तमल ये हमको फरवरी 2025 में मिलेगी।
2016 के अंदर हमने अग्रीमेंट साइन किया था 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स के लिए, और 2 हमें वो बना के देंगे और बाकी जो 2 हैं गोया शिपयार्ड लिमिटेड में हम बनाएंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू, ठीक है। और इन चारों शिप्स के अंदर इंजन जो है वो एडवांस इंजन जोरिया मैशप्रोइट यूक्रेन का है, वो लगेगा। स्टेल्थ फ्रिगेट मैंने आपको बता दिया, एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है ताकि रेडार पे इजीली ये विजिबल नहीं हो सकती है। अब अगली खबर आ रही है इंटरनेशनल डोमेन से, और सबसे पहले नेपाल तक चल लेते हैं। नेपाल में एक अपॉइंटमेंट हुआ है नए फॉरेन मिनिस्टर का, और कौन इस पोजीशन पे आई हैं? आरजू राणा देवबा जी आई हैं। आरजू राणा देवबा जी फॉरेन मिनिस्टर बनी है नेपाल की। बस ये न्यूज़ ध्यान रखेंगे। फिर हम चलेंगे अगली न्यूज़ पे जो कि आ रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि यूएन यूनाइटेड नेशंस का वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। इसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, देखिए, ठीक है, जिनमें से 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं 2-2 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और हर साल 5 मेंबर्स रिप्लेस होते रहते हैं। सो इस बार नए 5 मेंबर्स जो अपॉइंट किए गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं, डेनमार्क, पाकिस्तान, सोमालिया, ग्रीस एंड पनामा है। डीएसपी होते हैं ना, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सो डीएसपीपी जी आए हैं, ऐसे याद कर सकते हो। डेनमार्क, सोमालिया, पाकिस्तान, पनामा, ग्रीस। सो ये 5 इलेक्ट किए गए हैं टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी नहीं, इनका टेन्योर कब से स्टार्ट होगा? इनका टेन्योर स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2025 से। कब तक चलेगा? 31 दिसंबर 2026 तक। 7 क्यों लिखा है? 25 पूरा निकाल लेंगे, 26 पूरा निकाल लेंगे, 2026 आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। और ये किसको रिप्लेस करेंगे? जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर और स्विट्जरलैंड को रिप्लेस करेंगे, जिनका टर्म 31 दिसंबर 2024 को वाइंड अप हो जाएगा। अब ऑलरेडी जो 5 लोग चले आ रहे हैं वो कौन है? 5 कंट्रीज। सो अल्जीरिया, गयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोन एंड स्लोवेनिया रहेंगे। उनमें ये 5 और जुड़ जाएंगे और ये 5 बाहर निकल जाएंगे। यूजली जो नए इलेक्ट होते हैं उनके नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन एग्जिस्टिंग है वो इतना रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर कितनी बार रह चुका है। हम परमानेंट मेंबर नहीं हैं, हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं परमानेंट मेंबर की, अभी तक तो नहीं बने हैं। सो 8 टाइम्स हम मेंबरशिप पोजीशन पे आ चुके हैं। सबसे पहले 1950-51 में आए थे और अभी रिसेंट मोस्ट 21-22 में आए थे, बाकी सारे साल भी अपन ने लिख दिए हैं। लाइक आई वाज टेलिंग यू, 15 मेंबर्स होते हैं यूएनएससी के, उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। कौन है ये 5 परमानेंट मेंबर? नाम देख लो, यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस और रशिया, बस यही है। यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस, तो ये 5 देश परमानेंट है। इनके पास वीटो पावर होता है, यानी 5 में से किसी एक ने भी बोल दिया ना किसी डिसीजन पे, इन 15 लोगों में से, ये 15 लोग वोटिंग करते हैं, एक ने भी बोल दिया इन 5 परमानेंट मेंबर्स में से कि नहीं, आई डू नॉट अग्री, वो डिसीजन हो ही नहीं सकता पास, ठीक है। तो ये होती है वीटो पावर। आप सारे के सारे 14 मेंबर्स आप एक सुर में बोल रहे हो, लेकिन वो एक अकेला वीटो पावर वाला व्यक्ति बोल दे, कंट्री बोल दे मैं अग्री नहीं करता, तो वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। एंड दिस इज द हाईली कंट्रोवर्शियल फीचर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है जी। अब देखियो, ये जो 10 परमानेंट मेंबर्स होते, नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, इनमें भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहाँ से कितने मेंबर लिए जाएंगे। जैसे कि ईस्टर्न यूरोप से 1 मेंबर, वेस्टर्न यूरोप से 2, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड से आप 2 मेंबर ले सकते हो, एशिया से 2 मेंबर्स आएंगे, अफ्रीका से 3 मेंबर्स आएंगे और हर दूसरे साल एक अरब कंट्री का भी रिप्रेजेंटेशन अफ्रीका को करना रहेगा। देन मतलब अफ्रीका और एशिया वाले हिस्से में से हर दूसरे साल में एक अरब मेंबर भी रहना चाहिए, और बाकी 5 आपके परमानेंट मेंबर्स होते हैं। सो रीजन वाइज रिप्रेजेंटेशन भी इंश्योर किया जाता है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स का। बाकी सब सही है यूएनएससी में, बस ये वीटो पावर और परमानेंट मेंबर वाला खेल गड़बड़ है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। न्यू हाई एफिकेसी मलेरिया वैक्सीन लॉन्च्ड इन कोट डीआईवायर। सो हमने पढ़ा था जब इस वैक्सीन को WHO ने अप्रूवल दिया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया था कि ठीक है मलेरिया के लिए आप आपने बहुत अच्छी वैक्सीन बनाई है। किसने बनाई है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने तो ये पूरा वैक्सीन का R&D किया था, और उसके बाद इसको मास लेवल पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने को डेवलप की है और इसको अप्रूवल मिल गया था WHO से लास्ट ईयर ही। अब इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है कोट डीआईवायर में, जो कि वेस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है, और ये दुनिया की फर्स्ट कंट्री बन जाती है टू एडमिनिस्टर R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन। तो ये नाम देखिएगा, R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन किसके लिए है? मलेरिया के लिए है। M फॉर मलेरिया, ऐसे याद रखिएगा। और इन्होंने नोवावैक्स की
की जो एडजुवांट टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया है और उससे एक सेफ एक्टिव क्वालिटी वाली मेडिकेशन या वैक्सीन बनाई है। अगली खबर के लिए यूएई चलेंगे। यूएई ने लॉन्च किए हैं ट्रायल ऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड आब्रा। अब्रा क्या है भाई? अब्राह क्या है? ये आपको एक नाव जैसी दिख रही है, तो ट्रेडिशनल बोट है, यूएई में चलाई जाती है, दुबई के अंदर क्रीक्स वगैरह में, और उनको अब्राह कहते हैं। तो इस अब्राह को हाई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, लेकिन इसका जो ऑथेंटिसिटी है वो भी मेंटेन रहे, यानी इसका जो ओरिजिनल प्रारूप है वो भी बना रहे, इसके लिए ट्रायल स्टार्ट किए हैं। ट्रेडिशनल बोट वुड से बनती है और दुबई क्रीक के अंदर लोगों को फेरी के लिए काम में ली जाती है। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक अब्रा मैन्युफैक्चर करके 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, और उसका भी ट्रायल चल रहा है। ठीक है, तो अब्रा कहाँ यूज़ की जाती है? यूएई, दुबई, ध्यान रखेंगे। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई है स्पेस रिसर्च की बुसान साउथ कोरिया में। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम साउथ कोरिया ने होस्ट की है एक बाइनियल कॉन्फ्रेंस। किसके ऊपर? साइंटिफिक असेंबली ऑफ कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, कॉस्पार। कॉस्पार की 45th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस हुई, और ये बाइनियल है, 2 साल में एक बार होती है, और पहली बार किसने होस्ट की है? साउथ कोरिया ने होस्ट की है। 60 नेशंस टुक पार्ट इन इट। और साउथ कोरिया की जो स्पेस एजेंसी है, बिकॉज स्पेस रिसर्च से रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस हुई है, उसको कासा कहते हैं, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब हम आते हैं फिनेंस और बैंकिंग वाले सेक्शन पे, फिर स्पोर्ट्स लेंगे और उसके बाद रिविजन क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो इंडिया टू सी रिटेल डिजिटल पेमेंट टू डबल टू $7 बिलियन बाय 2030। हम जो डिजिटल पेमेंट करते हैं ना, यूपीआई कर देते हैं हम एक्सेट्रा, तो डिजिटल पेमेंट में 2030 तक हमें डबल बढ़त देखने को मिलेगी, और हमारा जो डिजिटल पेमेंट है वो $7 बिलियन ट्रांजैक्शंस तक पहुंच जाएगा, अमाउंट ट्रांजैक्शन। So India's retail digital payment likely to double to $7 trillion by 2030. 7 बिलियन नहीं है, this is not supposed to be billion, this has to be trillion, ट्रिलियन। करेक्शन कीजिएगा, पोस्टर पे ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ देखिएगा, $7 trillion, नॉट बिलियन। सो अकॉर्डिंग टू कैनी एंड Amazon पे जॉइंट स्टडी रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट का नाम है हाउ अर्बन इंडिया पेज। सो इंडिया के अंदर तो यूपीआई और जो हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आप देखोगे 138% की ग्रोथ यूपीआई पेमेंट्स में आई है 2018 से 2024 में। 138% की ग्रोथ किसे कहते हो भाई? और यूपीआई किसने बनाया है? एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और भारत के अंदर ये 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडियाज डिजिटल पेमेंट फॉर रिटेल ट्रांजैक्शन, आपने सब्जी खरीदी, दूध खरीदा, कपड़े खरीदे, कुछ भी शॉपिंग की, तो रिटेल ट्रांजैक्शन के लिए जो हमारा डिजिटल पेमेंट है वो 3.6 ट्रिलियन अभी 23-24 में, और 2030 तक ये बढ़ करके डबल हो जाएगा, ऐसा आशा जताई जा रही है। और इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है वो 21% से बढ़ेगा 2030 तक, यानी ऑनलाइन शॉपिंग जो हम करते हैं, ई कॉमर्स। इंडियाज डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरे, अगर आप दुनिया भर के ट्रेड वॉल्यूम पेमेंट को देखो ना 2022 में, तो इंडिया अकेले ने 46% पूरे वर्ल्ड के डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम का अकेले भारत ने ही किया है। पॉपुलेशन ऑफकोर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पर हम डिजिटली जो डिजिटल पेमेंट वाला सेक्टर है उसके अंदर काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। अगली खबर के लिए चलते हैं जियो फाइनेंस सर्विसेज की तरफ। सो जियो फाइनेंस सर्विसेज को अप्रूवल मिल गया है आरबीआई का कि अब आप सीआईसी कन्वर्जन कर सकते हो, यानी आप कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे खुद को कन्वर्ट कर सकते हो। अभी तक जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो एनबीएफसी के तौर पे काम करती थी, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी, कि आप फाइनेंस में डील करते हो पर आप बैंक नहीं हो। अब आप एनबीएफसी से खुद का स्टेटस किस में चेंज कर सकते हो? आरबीआई ने क्या अप्रूवल दिया है? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, यानी अब आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो पार्टीज के बिहाफ पे। सो इन्वेस्टमेंट किस में? इक्विटी में, प्रेफरेंशियल शेयर्स में, बॉन्ड्स में, लोन्स में, आपकी ग्रुप की जो कंपनीज हैं उनको लेकर के आप इन्वेस्टमेंट्स ये कर सकते हो। Then International Olympic Committee has announced Saudi Arabia as the host of first Olympic e-sports game 2025। स्पोर्ट्स कैटेगरी हो चुकी है चालू, और उसमें जो ओलंपिक कमेटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसने सऊदी अरेबिया को पिक किया है। किस चीज़ के लिए पिक किया है? फर्स्ट एडिशन ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का, जो 2025 से शुरू होगा। देखो ओलंपिक्स खेले जाते हैं हर 4 साल के अंदर आते हैं, जैसे आप समर गेम्स की बात करो, इसी तरह से हर साल ऑनलाइन गेम्स, ये तो फिजिकल गेम्स हैं, ई स्पोर्ट्स यानी ऑनलाइन वीडियो गेम्स एक्सेट्रा खेले जाएंगे। 2025 से शुरू होगा। और कौन सी कंट्री है जो इनको होस्ट करेगी? सऊदी अरेबिया। फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2025 सऊदी अरेबिया होस्ट करेगी, और 12 साल का अग्रीमेंट किया है
आईओसी ने सऊदी अरेबिया के साथ कि आप ये जो ई स्पोर्ट ओलंपिक्स हैं ये आप चलाओगे 2025 से लेकर के 12 ईयर्स तक का, ठीक है। ऑल्दो देखो ये ओलंपिक कमेटी के अंडर में आ रहा है, लेकिन फिर भी इसके लिए सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी और समर और विंटर ओलंपिक गेम्स की तरह से नहीं है, अलग ही चलेंगे और रेगुलरली हर साल कंडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं UEFA यूरोपियन चैंपियनशिप 2024। UEFA फुटबॉल यूरोपियन चैंपियनशिप जो होती है उसमें स्पेन जीता है इंग्लैंड को हरा करके और 4th चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम किया है। UEFA यूरोपियन चैंपियनशिप में कौन जीता? स्पेन जीता है, राइट। एंड कहाँ खेला गया? ये बर्लिन के अंदर ये खेला गया। देन अर्जेंटीना ने 16th कोपा अमेरिका टाइटल अपने नाम कर लिया। अभी तक के मैक्सिमम टाइटल अगर किसी ने कोपा अमेरिका के जीते हैं तो वो अर्जेंटीना ने जीते हैं। 16th कोपा अमेरिका टाइटल अर्जेंटीना के नाम हो गया। किसको हराया? कोलंबिया को हराया। मायामी के अंदर ये खेला गया था, ठीक है जी। और इंडिया चैंपियन ट्रायम्फ इन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स जो पुराने खिलाड़ी हैं उनकी चैंपियनशिप कंडक्ट की गई और उसके अंदर कौन जीता है? इंडिया जीता है। किसको हराया? पाकिस्तान को हराया, राइट। 2024 वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स फिनाले बर्मिंघम के अंदर ये खेला गया। और ये फाइनल पीस ऑफ न्यूज़ है, मेकिंग इंडिया द ग्लोबल चेस पावर हाउस। IIT मद्रास ने कहा है कि हम बहुत ही जल्दी इंडिया को ग्लोबल चेस पावर हाउस बनाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। IIT मद्रास का जो CESSA यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स साइंस एंड एनालिटिक्स, उन्होंने ऐसा प्लान डिवाइस किया है और अनवील किया है कि हम कैसे इंडिया को ग्लोबल चेस पावर हाउस बनाएं टेक्नोलॉजी ड्रिवन टूल्स के साथ। जैसे कि हम फैंस को और कैसे एंगेज करें इस गेम से, अगर जो भी चीटिंग वगैरह के प्रावधान होते हैं वो कैसे आप पकड़ के उनको आप कैसे फ्लैग कर सकते हो, चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और हम कैसे ला सकते हैं ताकि ग्रास रूट लेवल पे चेस का और क्रेज़ बढ़े। तो इस तरह की कुछ चीज़ें करके हम इंडिया को ग्लोबल चेस पावर हाउस बनाने चाहेंगे और जा रहे हैं। IIT मद्रास ने ऐसा बोला है। और ये कब कहा गया भाई? सो स्पोर्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव IIT मद्रास ऑर्गेनाइज करा था दिल्ली में, वहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया गया है। So this was all about today's session. I know it was a lengthy session, 2 days of news and very many news. फिर भी मैंने 2-3 न्यूज़ छोड़ दी हैं, वो मैं कल कवर करूँगी आपके लिए। So आज अब जो भी कुछ पढ़ा है, I don't know कितना रिटेन रहा होगा आपको, कोशिश करते हैं। चलिए रिकॉल करने की, रिविजन क्वेश्चन ओके ये आप चेक कर लीजिएगा। और आज अगर ये लेनी हो, परचम ऐप पे भी अवेलेबल है 6 मंथली मैगजीन। सो parchamclasses.in से आप ले सकते हो। वापस से मैं रिमाइंडर दे दूँ, parchamclasses.in जो है वो आज 6 PM पे मेंटेनेंस पे चली जाएगी वेबसाइट, और हो सकता है 24 से 48 आवर्स लगे उसको वापस से आने के लिए, बिकॉज आपके लिए नया इंटरफेस दिया जा रहा है। सो वेबसाइट जो है परचम की वो 6 बजे के बाद ऑपरेशनल अभी 24 से 48 घंटे नहीं रहेगी। इसके बाद अगर आपको कुछ भी एक्सेस करना है, इंडिविजुअल PDF आप नहीं ले पाओगे, कुछ लेना है तो अभी ले लीजिएगा, वरना फिर आप परचम ऐप से जा करके 6 मंथली मैगजीन एंड सब्सक्रिप्शंस एंड कोर्सेज तो ले सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, ज़्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, हु टुक ओवर एज द 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया 35th इंडिया के मिश्री से विक्रम मिश्री जी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, किससे रिलेटेड था? ऑटोमोबाइल को एक्सपोर्ट करना, नई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन डेवलपमेंट, फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन होता है, जीरो एमिशन ट्रक्स पे लेकर के आना, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोजेक्ट दैट विल होल्ड डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग इंडियाज लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट अर्बन टनल अपॉन कंप्लीशन। यानी कि भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग होने का गौरव किसे प्राप्त होगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा? कौन सा प्रोजेक्ट है भाई? थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट, जिसका अभी नींव का पत्थर रखा गया है, फाउंडेशन स्टोन। हु हैज रिसीव्ड 2024 इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी। रिसीव तो नहीं, अनाउंस हुआ है, मिलेगा अभी। सो हु विल बी रिसीविंग दिस IMO अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी फ्रॉम इंडिया? कौन है वो? कैप्टन अविलाश रावत और उनके क्रू को ये दिया जाएगा। विच कंट्री विल होस्ट फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2025? पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2025 कौन सी कंट्री है जो होस्ट करेगी और 12 साल का अग्रीमेंट IOC ने किया है इसके साथ? आंसर इज सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट, काफ़ी सारे क्वेश्चन डाले आज मैंने, न्यूज़ भी क्योंकि काफ़ी थी। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर हांस वॉन हेंटिग अवार्ड? पहले भारतीय हांस वॉन हेंटिग अवार्ड के लिए सिलेक्ट होने वाले
विक्टिमोलॉजी से रिलेटेड, ध्यान करिए कौन थे, चोकालिंगम जी। देन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड के नए CMD। हेलो, कौन बोल रहे हैं? रॉबर्ट बोल रहा हूँ, याद है क्या कुछ? रॉबर्ट जे रवि इज द राइट आंसर। द वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस या फिर दूसरा नाम क्या था इसका, सोचो। कॉमोमरेट्स द अडॉप्शन ऑफ विच सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल ट्रीटी, हमने देखा था ना इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट जो थी, सो उसकी स्थापना से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी हुई थी किसी डेट पे 1998 में, और उसी की वजह से हम वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस मनाते हैं। सो वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कौन सी ट्रीटी के अडॉप्शन को कॉमोमरेट करता हुआ, इसकी याद में? आंसर क्या होगा? रोम स्टैट्यूट। एंड देन दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, विच कंट्री वन कोपा अमेरिका टाइटल 2024? सिंपल बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये था आज का बड़ा सा वीडियो आज का बड़ा सा सेशन। कल मिलेंगे, इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, कल की न्यूज़ कवर करेंगे। आज जो भी सेशंस और आने हैं उनका ढंग से एडवांटेज लीजिएगा, और 2 दिन तक वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस जाएगी, तो जो भी आपको परचेस करना है आप 6 बजे से पहले कर लीजिएगा शाम को, और फिर आप 2 दिन बाद उसको एक्सेस कर सकते हो। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।